जी स्लाइड्स लीजिए ना। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर हॉफस्टेड थ्योरी। हॉफस्टेड थ्योरी बेसिकली है क्या? जहाँ तक मैं इसको समझता हूँ, बेसिकली हॉफस्टेड का एक थीसिस है जो कि उसने एक क्वेश्चनर बनाया था और उसका डेटा फिल कराया था दुनिया में 1 लाख वर्कर से। ये 1 लाख वर्कर जो थे ये IBM के वर्कर थे जिनसे इन्होंने ये काम करवाया था। उसके बाद इन्होंने दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स को मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के एतबार से क्लासीफाई किया। सवाल ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स को क्लासीफाई किया है तो हम इसे यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बेसिकली व्हाट हिज वर्क इज़, कि उसने वर्क ये किया है कि उसने दुनिया के जो मुख्तलिफ ख़ित्तों में जहाँ जहाँ भी IBM के वर्कर मौजूद थे उनसे उसने सिर्फ जो है वो एक क्वेश्चनर फिल कराया है और दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को उसने क्लासीफाई किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने मुख्तलिफ कल्चर्स को क्लासीफाई कर रहा है और हम उसे उठा के हिस्सा बना रहे हैं अपने कोर्स का जो कि बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी सबसे पहले तो इसकी वजह समझ लीजिए कि इसकी वजह क्या है। देखिए, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर के हालात से कट कर रहे, चूँकि दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये ओपन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ रहेगा। ये इनपुट भी बाहर से लेगी और ऑब्वियसली जो चीज़ें बनाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट वो भी बाहर के लोगों को देगी। इसको वर्कर भी, ज़ाहिर है, लोग फैक्ट्री के अंदर बैठ के थोड़ी अपनी फैमिली आबाद कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। वर्कर जो है वो भी बाहर से ही अंदर आते हैं, ठीक है। कस्टमर भी बाहर ही बैठा होता है और बैंकर भी बाहर ही बैठा होता है, सप्लायर भी बाहर ही होता है। लिहाजा बाहर के कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है। यानी दूसरे अल्फाज में कि जो कल्चर दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में प्रिवेल करते हैं वहाँ की पाए जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। आसान अल्फाज में इसने दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स को मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के अतबार से क्लासीफाई किया और हमने इसे बिज़नेस मैनेजमेंट का हिस्सा इसलिए बनाया कि जो बाहर का कल्चर है वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कल्चर पर असरअंदाज होता है। लिहाजा हमने इसको शामिल कर लिया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इसने 5 डिफरेंट ट्रेड्स की बुनियाद पर दुनिया के कल्चर्स की डायमेंशंस रखी हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। कहा यह जाता है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में इस लिहाज से मुख्तलिफ ट्रेंड है कि बाज़ मुआशरे जो हैं वो इनफरादियत पसंद है, इंडिविजुअलिज्म, यहाँ के लोग जो होते हैं इनके अंदर कुछ इस तरह का ट्रेंड होता है, मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ, मैं दूसरों से मुनफरिद हूँ, मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहता। नतीजा ये होता है कि यहाँ के लोग आई मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली वो ममालिक शामिल हैं जो एंग्लो सजन्स जर्नली करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं और ये इनफरादियत पसंद है। इसमें यूरोप के बहुत ज़्यादा मुल्क आते हैं और अमेरिका के काफ़ी सारे इलाके आते हैं जो इनफरादियत पसंद है। क्या कहते हैं, मैं बड़ा ख़ास इंसान हूँ, मेरा एक अपना अंदाज़ है, कोई दूसरा इंसान मेरे जैसा नहीं। बल्कि इनका एक सीरियस मामला ये है कि ये इतने इनफरादियत पसंद होते हैं कि ये शादी ही नहीं करते। ये कहते हैं मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान है ही नहीं, लिहाजा एक तोता पाल लिया, 2 कुत्ते पाल लिए, 4 बिल्लियाँ पाल ली और ज़िंदगी गुजार ली।
चूँकि इन्हें अपने जैसा कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता, ये अपने आप को दूसरों से मुनफरिद समझते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, इसलिए ये अपने आप को इनफरादियत पसंदी का शिकार कर लेते हैं और ये सारी ज़िंदगी अकेले गुजार देते हैं। आप देखेंगे कि इन मुल्कों में इसको कहते हैं सिंगल मेंबर फैमिली। सिंगल मेंबर फैमिली का मतलब है बीवी है ही नहीं, शोहर ही है, या शोहर है ही नहीं, खाली बीवी है और सिंगल मेंबर फैमिली है, घर भी बनाया हुआ है, गाड़ी भी ख़रीदी हुई है और कोई दूसरा इंसान रहता ही नहीं, अकेला इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इसको कहते हैं सिंगल मेंबर फैमिली और इनफरादियत पसंदी की इंतहा है और ये बाज़ मुआशरों में होता है। अब दूसरे मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे इनफरादियत की बजाय जो है आप ये कह सकते हैं कि इज्तमाइयत पसंदी है। इज्तमाइयत, तो यहाँ पे जो है इनफरादियत की बजाय इज्तमाइयत है, जिसको हम कलेक्टिविज़म कहते हैं। ये मुआशरे जो हैं इनमें आई मैं का वर्ड बुरा समझा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर हम, वी एंड दे, ये ज़्यादा टर्म यूज़ होते हैं। इन मुआशरों में इस हद तक होता है कि ये मुआशरे कलेक्टिविज़म के इतने कायल होते हैं कि ये कहते हैं कि इनफरादी इबादत की अहमियत कम है और कलेक्टिव इबादत की अहमियत ज़्यादा है, यानी बाजमात नमाज की अहमियत ज़्यादा है और इनफरादी नमाज की अहमियत कम है। ये इस हद तक कलेक्टिविज़म के कायल होते हैं। तो यहाँ पे हम, वही, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, घुस जाते हैं एक दूसरे की खुशियों में, गमों में, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं। लेकिन जो इनफरादियत पसंद मुआशरे हैं वहाँ पर तो कोई मर गया है तो शायद दूसरे घरों को स्मेल आने पे पता चलता है, या उन्होंने पहले से ही फॉनरल एजेंसीज़ के साथ मुआहदे किए होते हैं कि लो जी हमारी ख़बर रखना, अगर हम आपको डेली मैसेज ना करें तो समझो बाबा फारिग हो गया और आप जो है वो ताबूत लेके पहुंच जाना। तो ये इन माशरों के मामलात हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों से ये पूछना ज़रूरी है कि क्या आपको इंडिविजुअलिज़म और कलेक्टिविज़म का कोई फ़र्क समझ आया? समझ आया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए प्लीज़। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। पहली बात तो ये, तो आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आपने कतई रेफरेंसेस नहीं देने। अगर मैंने लिखे भी हैं साउथ अमेरिकन कल्चर्स, यू नेवर गो फॉर दैट। आपने सिंपल लिखना है द सोसाइटीज़ इन विच पीपल लाइक इंडिविजुअलिज्म आर जनरली से यूज वर्ड आई, my, me. Their people are generally individual focused, while in the other hand some societies are collective societies in which people use the word of we, they and they live to like together। ठीक है जी, तो ये इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। ऐसी ही एक दो लाइनों की ज़रूरत है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़्यादा मेरा जो अपना फोरकास्टिंग है वो ये है कि सवाल इस तरह से आएगा ही नहीं, सवाल सिचुएशन बनी होगी, आपको बताना होगा ये कलेक्टिविज़म है इंडिविजुअलिज्म है, ज़्यादातर सिचुएशन ये होगी। अब देखिए मैं आपके इंटरेस्ट के लिए, चूँकि किताब में बड़ा बोरिंग सा बना दिया इसको, तो आपके इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही वेब से एक पकड़ के ले आया हूँ, एक डायग्राम, ग्राफ ले आया हूँ। तो इसके अंदर देखिए इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज़म वर्टिकली एक्सप्रेस्ड है। तो आप देखिए कि आपको जो है पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है कलेक्टिविज़म में? शाबाश, वेयर यू सी द पाकिस्तान? शाबाश, यू कैन सी पाकिस्तान इज़ राइट ऑन द टॉप इन कलेक्टिविज़म। ये है पाकिस्तान कलेक्टिविज़म में सबसे ऊपर, ठीक है ना? अच्छा, और आपको इंडिया यहाँ नज़र आएगा, ये इंडिया है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट, ताकि आपको पता चले यार ये चीज़ क्या रहे हैं सर, बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहानी है या कोई प्रैक्टिकल बात भी है। और देखिए अमेरिका कहाँ बैठा हो बेचारा, ठीक है, तो अमेरिका कहाँ पे, ये हालात हैं, ठीक है जी। तो ये इंडिविजुअल कलेक्टिविज़म को हम एक मौजना कर रहे हैं वैसे। अच्छा चलिए, तो एक करेक्टरिस्टिक्स ये होगा। अब एक करेक्टरिस्टिक यकसा मुख्तलिफ ऑफसेट एक्सप्लेन करता है और दूसरा बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब जो अगला करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करता है वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस।
सबसे पहली बात ये कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होता क्या है। देखिए, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस से मुराद हम ये लेते हैं कि दुनिया के कुछ माशरे ऐसे हैं जहां अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी गैर यकीनी सूरत हाल, लेट्स से अचानक कोई ख़बर आती है कि कल बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, अल्लाह ना करे, कल बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो माशरे दो तरह के हैं, एक की अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है और एक की अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है। जिनकी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है वो फिक्र ही नहीं करेंगे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे। दे डैम केयर अबाउट कल क्या होने वाला है। वो कहेंगे जी अपने असूलों पे अमल करो, अपने प्रोसीजर को फॉलो करो, टू हेल विद डैट, कल आएगी तो कल देखी जाएगी, हमने अपने असूल नहीं छोड़ने। लेकिन दूसरी तरफ वो माशरे हैं जहाँ थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाएगी तो दे पीपल नेवर गो एंड बिहेव नॉर्मली, दे रीथिंक, वो दोबारा सोचेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, दे फौरी तौर पे दे गॉट एंक्शस, वो एंक्शस हो जाएंगे। देयरफॉर वो कुछ सोचेंगे, दे रीथिंक, माइट बी दे मेक समथिंग न्यू, वो बिल्कुल नया देखेंगे या कोई फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे और वो तब्दील कर देंगे चीज़ों को। अब ये दोनों में फ़र्क है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई जिनकी है वो असूलों पे अमल करते रहते हैं, वो परवाह नहीं करते कि कल क्या होने वाला है। और जिन लोगों की अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है वो रीथिंक करते हैं, वो नए सिरे से सोचते हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट है, तो दे थिंक विद अ न्यूअर अप्रोच। जी शाबाश बच्चों, समझ आई बात की। तो वो रूल्स पर अमल नहीं करते, दे जैसे ही चेंज आएगी दे अवॉइड टू फॉलो प्रोसीजर, वो प्रोसीजर फॉलो करना छोड़ देंगे, तो वो चेंज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दें। एक वो मुआशरे हैं कि ख़तरे की सूरत में अपने बिल्कुल चेंज नहीं करते, असूलों पे अमल करते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते रहते हैं, जब ख़तरा आएगा देखी जाएगी। और एक वो है ख़तरा आते ही प्रोसीजर बदल देते हैं, निज़ाम बदल देते हैं, रीथिंक करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और चेंज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये दो मुआशरे हैं अलग-अलग। अब पहला तो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक इनफरादियत पसंद है, एक इज्तमाइयत पसंद है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, और दूसरा है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कि गैर यकीनी सूरत हाल में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। तीसरा जो है वो है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का मतलब जो है वो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर डिफरेंट है। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मुख्तलिफ मुआशरों में अमीर और गरीब का फ़र्क मुख्तलिफ है। बाज़ मुआशरों में ये गैप बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और बाज़ मुआशरों में ये बहुत ज़्यादा लो है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, इंडिया है या मैक्सिको है, तो यहाँ पर जो है वो इतना फ़र्क है कि अमीर जो है वो बहुत अमीर है और गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके अंदर बिग गैप है। तो बिग गैप होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पावर डिस्टेंस यानी अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इतना फ़र्क है कि अमीर जो है अगर वो रोल्स रॉयस कार चला रहा है, रोल्स रॉयस कार चला रहा है, तो गरीब की साइकिल भी जो है वो पंक्चर है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे पावर डिस्टेंस हाई है। मिसाल है इंडिया और मैक्सिको की। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत कम है। वहाँ पे जब इस गैप को हम देखते हैं तो दिस गैप इज़ टू स्मॉल। रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा कम है। कितना फ़र्क है? इतना को फ़र्क है कि अगर अमीर रोल्स रॉयस नहीं मर्सिडीज़ पे जा रहा है तो गरीब जो है वो टोयोटा पे जा रहा है बेचारा। इतना कोई फ़र्क है, जा दोनों गाड़ी पे रहे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात जो है काफ़ी हद तक मुझे समझ आती है कि पावर डिस्टेंस का मतलब है अमीर और गरीब का फ़र्क है। बाज़ मुल्कों में गैप ज़्यादा है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, मिसाल है इंडिया और मैक्सिको की। और बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत कम है, जैसे स्वीडन हो गया, अमेरिका हो गया, कि इसराइल हो गया, कि यहाँ पर पुअर जो है वो टोयोटा पे जा रहा है और जो अमीर है मर्सिडीज़ पे जा रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ रोल्स रॉयस और बेसिक न्यूट्रेंट्स भी नहीं है, इतना बड़ा फ़र्क है। अब इससे बुनियादी बिहेवियर पे क्या फ़र्क आता है? वो मुल्क जहाँ गरीब और अमीर में फ़र्क ज़्यादा है वहाँ पर अमूमी तौर पर लोग लो प्रोफाइल रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी आप किसी से कहेंगे तुम स्वीपर बन जाओ, बेचारा झाड़ू लेके स्वीपर बन जाएगा। आप उसे कहेंगे हम तुम्हें फ़ैसलों में इन्वॉल्व नहीं करते, वो नहीं करेगा। आप उसे कहेंगे तुम गटर साफ़ करो, बेचारा ड्रेनेज क्लीनर बन जाएगा। माली कहेंगे माली बन जाएगा। लेकिन ये जो मुआशरे हैं यहाँ पे आप किसी से बुला के कहेंगे मेरा बाथरूम धो लो, तो वो कहेगा भाई तूने गंद डाला है तो तू साफ़ कर, मैं तेरा गंद क्यों उठाऊँ, जा मार खुद चुक। तो लिहाजा ये जो है लो प्रोफाइल रोल एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा यहाँ पे आपको माली नहीं मिलेगा, स्वीपर नहीं मिलेगा, ये काम आपको खुद करने होंगे, क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब में इतना फ़र्क है ही नहीं कि कोई लो प्रोफाइल एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए। अगर ये भी बात आपको समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। जी बच्चों, जी ठीक हो गया। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये पावर डिस्टेंस की बात थी। अब पावर डिस्टेंस के हवाले से ही अगर आप बात करते हैं तो मैं फिर आपको ज़रा वर्ल्ड वाइड सिचुएशन शो करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बहाल रहे। अब ये वही वाला डायग्राम है, ग्राफ है। इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक तरफ लार्ज पावर डिस्टेंस है और एक तरफ स्मॉल पावर डिस्टेंस है। अब पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं इसके एतबार से तो पाकिस्तान का पावर डिस्टेंस इस स्केल के मुताबिक यहाँ पर आता है, यानी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इंडिया को देखें तो इस एतबार से भी वो अच्छी पोजीशन पर नहीं है, वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फ़िलिपीन को देखिए कहाँ पे आता है, बहुत ज़्यादा। मैक्सिको को देखिए कहाँ पे आता है, तो यहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क ज़्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रिया और इसराइल बड़े आइडियल आते हैं कि इनके यहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, नॉर्वे भी बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है, डेनमार्क भी बड़ी अच्छी जगह पे आ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आप ऐसे मुल्क में रहें जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क कम है, तो आप ये करते ही नॉर्वे चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, स्वीडन चले जाएँ, ऑस्ट्रिया चले जाएँ, यहाँ एज यू विश। सो एनीवे, तो ये हम बात कर रहे थे कि पावर डिस्टेंस का फ़र्क जो है मुख्तलिफ मुल्कों में, ताकि आपको इंटरेस्ट भी रहे कि पता चले प्रैक्टिकल बात हो रही। जी बच्चों, तो हाँ, अब आप ज़रा सोचिए कि आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है और उसके 2 ऑफिस हैं। एक ऑफ़िस खोलना है मैक्सिको में और एक ऑफ़िस खोलना है आपने स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रिया में। तो सोचिए ज़रा मल्टीनेशनल को कितना सोचना पड़ेगा। थिंक ओवर इट या नॉट आर नॉट। ज़रा सोचिए, आप CEO हैं या आप उसकी बॉडी में बैठे हैं और आपको 2 ब्रांचेस खोलनी है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो काम के नेचर का फ़र्क कुछ समझ आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जी। एहसन न्याजी बेटा।
तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि अगर तो ये मैक्सिको में खोलना ऑफिस तो वहाँ हमें स्वीपर भी मिल जाएगा, वहाँ हमें नेटवर्क क्लीनर भी मिल जाएगा, तो लिहाजा ये काम हम वर्कर से कराएंगे और वहाँ हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रखेंगे, फैसलों में शामिल ही नहीं करेंगे। और जो हमने करना है ऑस्ट्रिया में या हमें करना है स्विट्ज़रलैंड में, नॉर्वे में, नहीं भाई, वहाँ पे जो ऑफिस खोलना है वहाँ पे हमें तमाम स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी। अपना अपना डेस्क खुद साफ़ करो, अपनी अपनी जो है चाय अपनी खुद बनाओ। क्या ख्याल है बच्चों, ठीक है कि नहीं? वैसे तो आजकल लॉकडाउन है, हर बंदा अपनी चाय खुद ही बनाता है, बीवी अपनी बनाती, शोहर अपना बना रहा है। अच्छा क्लियर जी, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं आता जी? आसिम सही हो गया, क्लियर हो गया जी? हाँ, लेबर सस्ती मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, लेकिन कौन सी लेबर? ऑपरेशनल लेबर, फिर ऊपर वाली उतनी महंगी भी हो जाएगी, है ना? तो ऑपरेशनल लेबर की बात आप कर सकते हैं। अच्छा, तो पावर डिस्टेंस में यहाँ ये तस्वीर जो मैंने ली थी ना, ये तस्वीर मैक्सिको की है। ये देखिए, औरत बेचारी जो गाड़ी धोने का पानी है ना, उसके साथ अपना बच्चा नहला रही है। ये देखिए, इन बच्चों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ये मैक्सिको है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे ये मुल्क जो है, यहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क थोड़ा कम है, और ये जो मुल्क है यहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ इसको इस तरह कंपेयर किया होगा मेरे ख्याल में, इस एंगल से, है ना? अच्छा, चलिए अब चलते हैं हम मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिन माशरों की तरफ। मस्कुलाइन माशरे ऐसे माशरे हैं जहाँ मैन डोमिनेटिंग होता है, यानी मर्दों का राज चलता है, मर्द सारे फैसले करते हैं, पावर और पोजीशन अपने हाथ में रखते हैं, और यहाँ पर जो है वो हर चीज़ पे इख्तियारात जो है वो एक ख़ास कम्युनिटी का होता है, और यहाँ पे टफनेस, पोजेशन और मटेरियल वेलफेयर पर कब्ज़ा रखना चाहता है मर्द। लेकिन दूसरे माशरे जो हैं वो हैं फेमिन माशरे। तो अच्छा, अगर मस्कुलाइन माशरे मर्दों के डोमिनेटिंग माशरे हैं तो फेमिन माशरे कैसे होंगे? शाबाश बच्चों, आपके ख्याल में जी? शाबाश बच्चों, कोई बताएगा कि मस्कुलाइन माशरे तो मर्दों के माशरे हो गए, मर्द ही CEO होगा, मर्द ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, मर्द ही पावर और पोजीशन अपने हाथ में रखेगा, और जैसे ही किसी प्लाट को ख़रीदेगा उसे फ़ौरन अपनी पोजीशन में ले आएगा, वहाँ पे चार दीवारी कराएगा, बाहर लिख के लगा देगा कि ये जो प्लाट है ये जमशेद भट्ट का है, और जनाब ये प्लाट जो है ये बराए फ़रोख्त नहीं है। अगर किसी से शादी करेगा, लेट से उसका नाम नज़ीरा है, तो फ़ौरन उसके नाम के साथ नज़ीरा जमशेद भट्ट लिख देगा, चूँकि वो बताना चाहेगा कि जनाब नज़ीरा मेरी बीवी है। उसके ID कार्ड चेंज कर देगा, अगर बशीरा है तो फ़ौरन उसके नाम के साथ बशीरा जमशेद भट्ट लिख देगा, ताकि फ़ौरन पता चल जाए कि ये मेरी वाइफ है। तो लिहाजा टफनेस एंड डिज़ायर टू मटीरियल वेल्थ भी है, और पावर एंड पोजेशन भी मर्द अपने हाथ में रखना चाहता है, इस हद तक कि ज़मीन, जायदाद और औरत पे भी अपना नाम लिखना चाहता है। लेकिन दूसरे माशरे जो हैं वो कैसे माशरे हैं, उसके मतलब आसन न्याजी का ख्याल ये है कि वो अगर मर्दों के डोमिनेटिंग माशरे हैं तो ये औरतों के डोमिनेटिंग माशरे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा माशरा नहीं है जहाँ औरत जो है वो घोड़े पर बैठकर आए और मर्द को डोली में बिठा के ले जाए, ठीक है, और जब उसे घोड़े पे बैठ गया है उसे डोली में बिठा के ले जाए और घर जाके उससे बर्तन मंजवाए, काम करवाए, और सास की बजाय सुसर बातें कर रहा हो, तेरे बाप ने तुझे सिखाया क्या है, ना तुझे बर्तन धोने आते हैं, ना तुझे खाना पकाना आता है। तो ऐसा कोई मुआशरा नहीं है, ये आपका ख्वाब हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा मुआशरा कोई नहीं है। मुआशरे जो हैं, जो फेमिन मुआशरे हैं, फेमिनिटी जहाँ पाई जाती है वहाँ पे औरत और मर्द दोनों आपस में बराबर है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है। और वहाँ लव और रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इफेक्शंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये मुआशरे फिनलैंड का कहलाता है। यहाँ सोसाइटी केयर फॉर सोशल वैल्यूज़, रिलेशनशिप, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। पर्सनल रिलेशनशिप, बिलोंगिंगनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इनके ख़ास
जो है ना मार्का से। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, डेमोक्रेसी होती है यहाँ पे, यानी फैसला करते वक्त सबसे राय मांगी जाती है। तो ये मैन और वुमेन दोनों बराबर होते हैं यहाँ पे। जी बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल ठीक हो गया। अब ज़रा देखिए कितने मुआशरे मैंने पढ़ा दिए। एक मुआशरे ऐसे हैं जो इनफरादियत पसंद है और एक मुआशरे ऐसे जो कलेक्टिविज़म के कायल हैं। एक मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पावर डिस्टेंस ज़्यादा है और एक हाई में, और एक मुआशरे ऐसे हैं जहाँ अनसर्टेनिटी हाई है, एक वो है जिसमें लो है। एक मुआशरे ऐसे हैं जिसमें मस्कुलिनिटी है, दूसरे मुआशरे ऐसे हैं जिनमें फेमिनिटी है। चलते हैं उससे आगे। कुछ मुआशरे जो हैं वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के कायल हैं और कुछ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन के। मतलब कहने का क्या हुआ, दुनिया के कुछ मुआशरे जब भी सोचते हैं लंबी सोच सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं 10 साल की 20 साल की, तो दे थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे चाइना, किसी से दुश्मनी हो गई है, कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, 50 या 100 साल बाद निपटेंगे जाके राम राम से। जापानीज़ हैं, तो ये जो लोग हैं, ये बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। लेकिन फिलीपींस हैं, यूरोपियन हैं और मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। अच्छा, खूबी की बात है, हम एशियन होते हुए पाकिस्तानी हम भी शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, हमारी जो भी हुकूमत आती है वो कहती है आज गुजारो कल अल्लाह मालिक है। यानी मेरा हाल है, एनी गवर्नमेंट कैन नॉट बी कोडेड हु थिंक अवर फॉर भाषा डैम, दासू डैम, यानी जो डैम कोई 50-100 साल की हमारी ज़रूरत हो सकते हैं, उन पे सोचती नहीं है। किसी ने कोल पावर प्रोजेक्ट लगा दिए, तो कोई जो है इस्लामाबाद के गिर्द रिंग रोड बना रहा है। तो कहने का मतलब ये, हर कोई आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है कि अच्छा जी अपने 5 साल पूरे करो तो निकलो, बाकी अगले आएंगे तो देखी जाएगी। इवन पावर जनरेशन में भी 90 से लोड शेडिंग शुरू हुई और 2013 में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। तो वी थिंक फॉर द शॉर्ट टर्म, हमने सोचा ही नहीं कि आने वाली हुकूमतों पे क्या गुजरेगी। तो हमने कभी भी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हमारी। फिर हमारी अच्छा, अब इसका बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिज़नेस में फ़र्क ये पड़ेगा कि जो जॉइंट स्टाफ कंपनीज काम करेंगी इन मुल्कों में, जो आपके लॉन्ग टर्म मुल्क हैं, वहाँ पे आज के प्रोडक्ट्स की पे भी फोकस होगा और आने वाले प्रोडक्ट्स का भी प्लान किया जाएगा। और जो मुल्क जो हैं वो शॉर्ट टर्म फोकस होंगे, वो मुख्तसर टाइम के लिए सोचते होंगे, वो तो यकीनी तौर पे हर मैनेजमेंट जो सिलेक्ट होगी वो अपने 3 साल पूरे करेगी और बाकी काम अल्लाह पे छोड़ देगी। क्या ख्याल है बच्चों, इज़ इट सो और नॉट? तो बिजनेस वर्ल्ड में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो अगले 20 साल 25 साल की प्लानिंग करते हैं। तो जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बैठे हों जो लंबा सोच रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर का भला करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कौमें हैं, वहाँ पे फिर जाहिर है जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के भी ये हालात हैं कि जो मैनेजमेंट आती है वो कहती है अपने 3 साल पूरे करो, मुनाफा कमाओ, भाड़ में जाए, अगले 6 साल बाद गाड़ी एब्सोल्यूट हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे, जो होगी देखी जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़। यही वजह है कि आप देखिए कि जैपनीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो एक दफ़ा कंपनियाँ कामयाब हुई हैं, फिर वो नीचे आई नहीं, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो सुजुकी है, चाहे वो होंडा है, एक दफ़ा बन गई उन्होंने फिर नीचे नहीं आई। जबकि अमेरिकन्स को देखिए तो अमेरिकन्स की गाड़ियाँ टॉप पे गई हैं 1950s में, 70s में, 80s में। आज कहीं स्टैंड ही नहीं करते अमेरिकन गाड़ियों वाले, बहुत कम है। अच्छा बच्चों, तो इज़ इट सो, ये भी क्लियर है आपको? शाबाश। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, एक तो सवाल पूछने का तरीका ये हो सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 15 का, तो उसने छोटे छोटे पॉइंट्स में पूछा हुआ, तो एक पावर डिस्टेंस डायमेंशन सजेस्ट कर दीजिए हॉफस्टेड की 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए पावर डिस्टेंस को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सेल्फ एफोकेसी, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो अलग चीज़ है।
दूसरा तरीका मॉडर्न पेपर का हो सकता है जो आजकल का है कि इस तरह का सवाल आ जाए, आपको दो केस स्टडीज़ दी हो और आपको इसमें से कल्चरल डायमेंशंस बतानी हो हॉफस्टेड के मुताबिक, आइडेंटिफाई करना है, ब्रीफली कंपेयर करना है बहुत केसेस को, और दो दो मार्क्स हैं, आइडेंटिफाई भी करना है ब्रीफली करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा थ्योरी रेफरेंस और थोड़ा केस का रेफरेंस डाल के लिख देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। जी शाबाश। तो सबसे पहले आप पढ़िए, आप मुझे बताइए कि पहले वाला कौन सा मुल्क है और दूसरे वाला कौन सा है, मैं तो फिर आपको बता ही दूंगा। जी बच्चों सोचिए सोचिए, शाबाश बताइए, विच वन यू थिंक ओवर इट, आप कौन सा सोचते हैं कि जी देखिए, इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म मोस्ट ऑफ बिजनेसेस आर हाईली ब्यूरोक्रेटिक विद मैनी डिफाइंड रूल्स। अब बताइए ब्यूरोक्रेटिक कौन होते हैं? थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, नॉट इंच डिसाइडेड एन इंच डिसाइडेड पोजीशन। चीज़ें 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें चीज़ों को एक ही तरीके से करते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अनसर्टेनिटी का इशू है कि जो लोग रूल्स फॉलो करते रहते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते रहते हैं, उनका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई होता है, दे कीप इट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। वाइल a file making company, even junior member are usually involved in creation of those rules and they are exact to have say running recording of films हैं सीन एंड वाइल, तो छोटे से छोटे बंदे को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि आप रूल्स को बदल सकते हो, स्विच कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दे अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन द सेंस डैट कि एक तरफ जो है वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि मैंने थोड़ा सा उलट नहीं बता दिया, हाँ मैंने क्या किया है, हाँ मैंने थोड़ा सा उलट बताया है। जिन मुल्कों में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ताकि चीज़ें चेंज ना हो, और जिनमें हाई हैं वो अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, सॉरी ये मैंने उलट लिखा है, लो है तो वो कहेंगे रूल्स फॉलो करो, प्रोसीजर फॉलो करो ताकि कोई चीज़ चेंज ना हो, अगर हाई है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करेंगे। अब देखिए, तो अब आपको बात समझ आएगी कि ये जो आपका पहले वाला है इसमें लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, इसलिए वो कहते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चीज़ों को करो, और जहाँ पे हाई है दे अलाउ यू टू ओके मेक सम चेंज, वी डैम केयर अबाउट इट। क्लियर बच्चों? ये आपने याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म टाइट कंट्रोल फेस लो अनसर्टेनिटी कीप थिंग्स एज पर डिसीजन। इनकी अनसर्टेनिटी लो है इसलिए ये चाहते हैं कि चीज़ों को ऐसे ही चलाया जाए। वाइल इन मार्केटिंग एजेंसी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज़ हाई, देयर फॉर वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। क्लियर जी बच्चों? मुश्किल तो नहीं लग रही बात? अगर आसान है तो जी लिख के एंटर कर दो। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो अब फिर इसी नॉलेज को लेके चलो इस सवाल के ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं, आपने एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बात किस पर्टिकुलर कल्चर के हवाले से हो रही है, डायमेंशन के हवाले से, और फिर डिफरेंस बताना है। जैसे वो कहता है कि कंट्री ए जो है यूजुअल द सीनियर मैनेजमेंट of stock market companies differ major expenditure in order to improve reported current year profit, while in country B
It is common for annual report of major stock companies to explain at a length of company strategies. तो एक लेंथ में सोच रहे हैं और एक सिर्फ सोच रहे हैं करंट ईयर के बारे में। तो कौन सी बात हो रही है शाबाश, कौन सी बात हो रही है बच्चों? वन इज थिंकिंग ऑन द करंट ईयर एंड वन इज थिंकिंग इन द लेंथ। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो हमारे नज़दीक ए जो है वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं और बी कंट्री लॉन्ग टर्म सोच रहा है। क्लियर जी? चलिए बी पे चलते हैं। बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। इन कंट्री सी इट इज़ यूजुअल फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक टू पे लार्ज एनुअल कैश बोनसेस टू इंडिविजुअल बैंकर्स। वो सारे बोनसेस इंडिविजुअल बैंकर्स को देते हैं। While in country B, usual for similar bank determine annual bonuses on the basis of by group performance or team performance। कौन सी बात हो रही है शाबाश बच्चों? जी, इंडिविजुअलिटी वर्सेस कलेक्टिविज्म के इस मुल्क में इंडिविजुअलिज्म है और इस मुल्क में कलेक्टिविज्म। ठीक होगी ना बात? अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो थ्योरी। वो बिहेवियर आगे बिजनेस डिसीजन में भी नजर आ रहा है। अब देखिए, इन कंट्री ई मच प्रेज क्वालिटी ऑफ ऑफिस वर्कर सच एज अकाउंटेंट इज एन एबिलिटी टू टर्न अप फॉर वर्क ऑन टाइम एवरी डे रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज विद ट्रांसपोर्ट। जितनी मर्जी ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात हैं उसे टाइम पे ही आना है। और वाइल इन कंट्री एफ लेट अराइवल एट वर्क ड्यू टू ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेड। तो एक में फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, पुअर टाइम कीपिंग को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। और दूसरा कह रहा है नहीं हर सूरत तुम्हें इसी पे आना पड़ेगा। क्या है शाबाश? ये है शाबाश क्या है कि एक मुल्क में असूलों से इनहराफ हो ही नहीं सकता, तुम्हें हर सूरत टाइम पे आना है। और दूसरे में अगर वह ट्रैफिक का मामला है तो तुम आगे पीछे आ सकते हो। तो कौन सा कंट्री जो है या अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट, चूँकि मैंने एक रिवर्स एग्जांपल दे गया था लिखने में, तो आपको ये बताना है कि लो किस में और हाई किस में, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि बात क्लियर है हमें। इन विच कंट्री इज अनसर्टेनिटी इज हाई एंड इन विच कंट्री अनसर्टेनिटी इज लो? शाबाश जी। मुआज जी। हसान आसन न्याजी शाबाश। एफ कंट्री में हाई है इसलिए वो कहता है रूल्स को वायलेट भी कर दो, वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है। और जिस मुल्क में असूलों से इनहराफ नहीं होने दिया जा रहा ई कंट्री, वहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो है। लो होने की वजह से वो असूलों से इनहराफ नहीं होने दे रहा। तो आपने याद रखना है जहाँ लो अनसर्टेनिटी होगी वहाँ असूलों को पक्का किया जाएगा और जहाँ हाई होगी वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इन कंट्री जी नॉर्मल प्रैक्टिस इन्वॉल्व दैट डिसीजन इज टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्री जी में फैसला कॉन्सेंसस से हो रहा है। एंड इन एच कंट्री यूजुअल बिजनेस कल्चर फॉर डिसीजन मेकिंग टेक बाय बॉस विदाउट कंसल्टिंग एनीवन एल्स। किसी से भी मशवरा नहीं करता, फैसला खुद कर लेता है। जी शाबाश। ये मामला किसका है? जी शाबाश, बिल्कुल सही। ये राइट डायरेक्शन हो रही है मस्कुलाइन वर्सेस फेमिन। जो मुआशरे मस्कुलाइन है वो पावर एंड पोजेशन अपने हाथ में रखते हैं, तो वहाँ पे फैसले जो है वो सारे के सारे कौन कर लेता है? बॉस कर लेता है। ठीक है। और जिन माशरों में फेमिन कल्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अलाउ है, वहाँ लोगों को फैसलों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो आपने याद रखना है जब डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो आपने हमेशा याद रखना है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मेकिंग इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टाफ, सारे स्टाफ को इन्वॉल्व किया जाएगा फेमिन में।
और फैसला इंडिविजुअली कर लिया जाएगा, बॉसेस खुद फैसला कर लेंगे मस्कुलाइन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो सोसाइटीज़ में फ़ैसले में सबको इन्वॉल्व किया जाता है वो फेमिन है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ फेमिनिटी का इशू है और मस्कुलिनिटी का इशू है। लेकिन इन एडिशन टू दिस अगर कोई स्टूडेंट इसे आर्ग्यू कर देगा पावर डिस्टेंट डायमेंशन में, तो भी इसे मान लिया जाएगा कि ये वो मुआशरा हो सकता है जहाँ सारे फैसले बॉसेस कर रहे हैं, जहाँ पावर डिस्टेंस हाई है, और ये वो मुआशरा हो सकता है जहाँ फैसलों में इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ पावर डिस्टेंस लो है, तो भी इसे ठीक माना जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द एडिशनल कमेंट्स। ठीक है, तो मैं एग्जामिनर के सारी चॉइसेस और अपनी सारी चॉइसेस साथ ही आपको भेज देता हूँ, तो आप इससे एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा। जी, आज के लेक्चर के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग 1 से लेके 100% तक रैंक करना चाहूँ तो कहाँ कर सकते हैं हम? शाबाश जी, तो 100% कह रहे हैं मुआज, हसान 100% कह रहे हैं जी, शाबाश, आसन भी 100% कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी ना स्लाइड्स आपको कोई 1-1.5 घंटे बाद कोर्स लेक्चर मुकम्मल करके सेंड करता हूँ, पहले आप उन्हें पढ़िए, फिर वीडियो आप जैसे अपलोड करूँगा। असल में ये MP4 वीडियो इतनी स्लो अपलोड होती हैं ये कि ये मैं लगा देता हूँ, कोई घंटे 1.5 घंटे बाद जाके एक वीडियो अपलोड होती है। एनीवे, सी यू।